हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक आप सब कहीं ना कहीं सुने होंगे नेपाल के ऊपर। नेपाल में क्या सिचुएशन चल रही है। काठमांडू की सड़कों पर भीड़, सरकारी इमारतों में आग, सेना की गाड़ियां और मोबाइल स्क्रीन पर सोशल मीडिया बैन का नोटिस। नेपाल वो मुल्क जो हमेशा शांति और हिमालय की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, सितंबर 2025 में आग और आक्रोश से भर उठा। इसके पीछे का रीजन क्या है? सोशल मीडिया बैन क्यों हुआ? नौजवान सड़कों पर उतर आए, संसद और सरकारी दफ्तरों में आग लग गई और आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सवाल ये है, ये सब क्यों हुआ? सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह से या इसके पीछे और भी गहरी सच्चाई छुपी है? आइए जानते हैं फैक्ट और टाइमलाइन के साथ नेपाल का असली संकट। नेपाल की आबादी लगभग 3 करोड़ है। पिछले 1.5 दशक से यहाँ लगातार राजनीतिक अस्थिरता रही है। मतलब यहाँ पर कोई भी लीडर ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया। 2008 के बाद से कई सरकारें बनी और टूटी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नेताओं की आपसी खींचातानी में आम जनता का भरोसा तोड़ दिया और यहाँ कमजोर नींव 2025 के संकट की असली वजह बनी। डेट आती है 4 सितंबर 2025 को। नेपाल सरकार ने अचानक लगभग 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दी। सरकार का कहना था कि ये कंपनी नियम नहीं मान रही हैं, लेकिन युवाओं ने इसे सेंसरशिप और अपनी आवाज़ दबाने की कोशिश माना और यही एक चिंगारी बनी जिसने पूरे देश को जला दिया। डेट थी 5 से 7 सितंबर। काठमांडू और दूसरे शहरों में युवा सड़क पर उतर गए। समय आता है 8 से 9 सितंबर। हालात बिगड़ गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हुई। संसद भवन और सिकंदर बाग जैसे सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी गई। कई लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। समय आता है 9 सितंबर। भारी दबाव के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। काठमांडू में कर्फ्यू लगा और सेना को सड़कों पर उतार दिया गया। तो इन सब के पीछे असली कारण क्या था? आइए परत दर परत समझते हैं थोड़ा। सोशल मीडिया बैन, युवाओं को लगा कि सरकार उनकी आवाज छीन रही है। लोग मानते थे कि नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, रोजमर्रा की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हजारों युवा पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी से वंचित हैं और इस हताशा ने गुस्से की ओर बढ़ा दिया। नेपाल में सरकारें अक्सर जल्दी बदल जाती हैं, नीतियां अधूरी ही रह जाती हैं, तो जनता को स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है। तो जनता को स्थिरता की उम्मीद नहीं है। राष्ट्रीयता और सीमा विवाद जुड़ा हुआ है इन सब के पीछे। भारत के साथ सीमा विवाद और नक्शे को लेकर हुए विवाद ने राजनीति में तनाव और जनता में असंतोष को और बढ़ाया। इन सब के पीछे कुछ मुख्य किरदार थे, जिसमें सबसे पहला था केपी शर्मा ओली, जिन्हें अंततः इस्तीफा देना पड़ा। सबसे बड़ा रोल इसमें युवा आंदोलन ने प्ले किया, जिसमें बिना किसी बड़े नेता के ये आंदोलन खुद सोशल मीडिया और गुस्से से चला। हालात काबू करने के लिए इन्हें सेना को तैनात करना पड़ गया सड़कों पर। और पड़ोसी देश जैसे भारत और चीन सीमा विवाद और व्यापारिक रिश्तों की वजह से दोनों गहराइयों से नज़र रख रहे हैं। नेपाल का संकट सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। भारत के साथ खुली सीमा होने की वजह से असर पड़ना तय है। हजारों भारतीय नेपाल में फंस गए हैं। चीन ने नेपाल से कहा है कि भारत के साथ बातचीत करके विवाद सुलझाया जा सकता है। ये साफ है कि ये संकट सिर्फ नेपाल का नहीं, पूरे दक्षिण एशिया का स्थिरता पर सवाल खड़ा कर रहा है।
तो ये तो साफ था कि इन सब के पीछे कई रोल, जैसे कि सरकार का तर्क था कि ये कंपनियां नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, लेकिन जनता ने इसे सेंसरशिप और आवाज़ दबाने की कोशिश माना। खासकर युवाओं के लिए सोशल मीडिया भी अभिव्यक्ति और संगठन का बड़ा साधन था, इसलिए गुस्सा तुरंत भड़क उठा जब ये सारे प्लेटफॉर्म बंद किए गए। और वहाँ के लोग मानते थे कि नेता सिर्फ सत्ता और निजी लाभ के लिए काम कर रहे हैं। बड़े बड़े घोटाले और पारदर्शिता की कमी ने जनता का भरोसा तोड़ दिया। और नेपाल में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं और महंगाई और रोज़मर्रा की दिक्कतों ने नाराज़गी को और बढ़ा दिया। अगर हम इसकी समस्याओं पे गौर करें तो ये कुछ स्टेप्स को फॉलो करने के बाद इन चीज़ों में सुधार आने के उम्मीद है। जैसे कि राजनीतिक सुधार और स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। नेपाल गवर्नमेंट बार बार सरकार गिरना जनता का भरोसा तोड़ता है। नेपाल को मजबूत और स्थिर सरकार चाहिए जो पूरे कार्यकाल तक टिक सके। जनता को तभी विश्वास होगा जब नेताओं और अफसरों पर ईमानदारी से कार्रवाई। सबसे बड़ा फैक्ट है ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही बहुत जरूरी। रोजगार और अर्थव्यवस्था पर फोकस करना इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। युवा तभी शांत होगा जब उन्हें शिक्षा और नौकरी के असली अवसर मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और विदेशी निवेश पर इनको फोकस करना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया बैन जैसे कदम गुस्से को और भड़काते हैं, तो सरकार को संवाद और डिजिटल रेगुलेशन के बीच संतुलन बनाना होगा। और भारत और चीन दोनों नेपाल के पड़ोसी हैं, तो किसी एक पर झुकाव की बजाय संतुलित विदेशी नीतियां जरूरी हैं ताकि जनता को ना लगे कि देश का इस्तेमाल हो रहा। तो नेपाल का संकट की असली वजह सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन नहीं थी। ये तो बस आग लगाने वाली चिंगारी थी। असली बारूद था भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नेताओं की लड़ाई, सीमा विवाद और जनता की टूटी हुई उम्मीदें। जब ये सब मिलकर फटा तो नेपाल सुलग उठा। आने वाले दिनों में देखना होगा कि नई सरकार और जनता इस संकट से कैसे निकलते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि क्या नेपाल की राजनीति आने वाले सालों में स्थिर हो पाएगी या फिर ये संकट और गहरा हो जाएगा।